हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओसी ने उस 500 साल पुराने फ्रूट को खा लिया था और इसी के साथ वो यहाँ पर सारी ही बातें उन लड़कियों की सुन पा रहा होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस ट्री के पास चला जाता है और फिर उसके बाद उस ट्री को हाथ में लेने के बाद वो यहाँ पर देख रहा था कि ये फ्रूट वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे खाया मेरा विजन, मेरा माइंड सब कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये ट्री वाकई में मुझे काफ़ी अच्छी पावर भी प्रोवाइड कर रही है। जिसके साथ ही वो ये सोचने लग जाता है कि शायद से मिस जू ने यहाँ पर जानबूझकर इस ट्री को प्लांट किया होगा ताकि मैं यहाँ पर इसका फ़ायदा ले सकूँ। वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस ट्री को वहीं पे रख देता है और कह रहा था कि फ़िलहाल अब मुझे अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करने लग जाता है, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए रिमेनिंग स्पेल्स थे वो भी उसको यहाँ पर सीखने होते हैं मिस जू के आने से पहले। जिसके चलते वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन स्पेल्स को कास्ट करने लग जाता है। जैसे ही वो उस स्पेल को कास्ट करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी और इसे देखने के बाद शाओसी ये कहने लग गया था कि भले ही ये स्नेक सोर्ड टेक्निक सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की स्पेल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी बंदे को जाकर हिट करेगी तो फिर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और कह रहा था कि अभी मुझे बाकी के बचे हुए सारे ही स्पेल्स को भी सीखना होगा। जिसके बाद अब हमें मिस जू दिखाई जाती है जो कि अभी घर के अंदर ही आ रही थी। शाओसी उसे देखने के बाद तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और जैसे ही मिस जू उसको देखती है तो वो समझ गई थी कि इसने तो बहुत ही जल्दी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू अपनी पावर को इस लेवल तक बढ़ा लिया है कि अब मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को देख सकती हूँ और साथ ही इसको सेंस भी कर सकती हूँ। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने कम वक्त के अंदर इसने अपने कल्टीवेशन को इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा लिया। सिर्फ यहाँ पर 1.5 दिन का ही वक्त लगा लेकिन इसने इस हद तक कल्टीवेट कर लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ही कोई जीनियस होगा कल्टीवेशन के अंदर। जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो गई थी और कह रही होती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। तो वो कहने लग जाता है कि मिस जू, आपकी हेल्प की वजह से मैंने चारों ही स्पेल को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद वो थोड़ा साइड में हट जाता है जिससे कि मिस जू आके अपनी चेयर पर बैठ गई थी और कह रही होती है कि अभी भी इसको मास्टर कहना तुम्हारे लिए थोड़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इन स्पेल्स को कास्ट करना अभी तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे नहीं गया है। और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाती है कि खैर जो भी हो, तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये जो स्पेल कास्ट की तुम्हारी टेक्निक है तुम इसे और भी ज़्यादा निखार लो। साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि वैसे तो इसे थोड़ा वक्त लगेगा। जिसके साथ ही शाओसी उसकी शक्ल को देखने लग जाता है क्योंकि उसका ध्यान मिस जू की बातों से ज़्यादा उसकी शक्ल पे होता है। ऑल्सो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। जिसके बाद वो शाओसी से ही कहने लग जाती है कि जो तुम्हारी सुपरफिशियल यानी कि तुम्हारी जो फेक आइडेंटिटी हमने बनाई है वो जू मेंशन के एक सर्वेंट की तरह है, ना कि किसी कल्टीवेटर की तरह। तो मैं समझती हूँ कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छे से उठाओगे। साथ ही यहाँ पर ये जो डैमेज हुई हुई स्पिरिचुअल ट्रीज़ हैं तुम इन्हें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हील कर देना और जब तुम इन्हें हील कर लो तो फिर उसके बाद तुम मुझे बता सकते हो और फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगी। वैसे तो तुम्हें गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम बस अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लो। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओसी उसकी आज्ञा लेता है। तभी वो ये कहने लग गई थी कि हाँ, अपने रूम में जाओ और रूम में जाकर ही प्रैक्टिस करना और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम यहाँ पर आ जाना। जिसके साथ ही शाओसी कहने लग गया था कि ठीक है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी को उसका रूम बता दिया जाता है। वो अपने रूम के अंदर भी आ गया था और कह रहा होता है कि मेजर सेक्ट्स की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट तरीके से यहाँ पर मौजूद है। शाओसी के हाथ में एक ट्री भी था जिसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन तभी शाओसी कहने लग जाता है कि खैर जो भी हो, मुझे तो यहाँ पर रहकर अपने स्पेल्स को कास्ट करना सीखना है। और कहने लग जाता है कि मुझे जियोन टाउन के जितने भी बड़े सेक्ट हैं उसके अंदर बस जल्द से जल्द शामिल होना होगा। जिसके बाद वो उस ट्री को वहीं पर रख देता है और कह रहा था कि मुझे अभी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और मैं यहाँ पर रहने के बाद उस सेक्ट के अंदर भी चला जाऊंगा। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर घर के अंदर रह के थोड़ा इधर आधर टहलने लग गया था और कह रहा होता है कि क्यों ना इस ट्री को अभी से ही हील करना शुरू कर दिया जाए। जिसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक वाटर बॉल को समन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो थोड़ी थिन होती है और वो इसे देख के थोड़ा शौक में था और कह रहा होता है कि मैंने तो इसे काफ़ी वक्त लगा के कास्ट किया लेकिन फिर भी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थिक है।
जब मैं मिस जू के हाउस के अंदर था तब तो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सही थी, लेकिन अब इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ट्री के ऊपर थोड़ी बरसात करता है, लेकिन यहाँ पर ट्री हील ही नहीं हो रही होती और ना ही ट्री की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा था। जिसके बाद वो काफ़ी हैरान होता है और फिर कुछ और स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल्स को समन कर लेता है, जिसके बाद उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अगेन वो उस ट्री को हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पर शाओसी ये कहने लग जाता है कि यही मेरा बेस्ट चांस है शुआनशियान सेक्ट के अंदर जाने के लिए। अगर मैंने इस ट्री को हील ना किया तो फिर मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद और भी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगाने के बाद इस पूरी ट्री के अंदर सिर्फ एक ही लीफ निकल के आती है। जिसके बाद वो समझ गया था कि यहाँ पर इस ट्री के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो थोड़ा थक भी जाता है और कह रहा था कि पहले तो मुझे स्पार्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए और तुरंत ही उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन इतनी देर में वो दोनों लड़कियां वहां आ गई थी और कह रही होती हैं कि ब्रदर तुम कैसे हो? वैसे तो तुम यहाँ पर न्यू हो तो हमने सोचा शायद से तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन तभी शाओसी ये कहने लग जाता है कि आप दोनों ही सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया हूँ और मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। जिसके बाद वो लड़की उससे ये कह रही होती है कि तुम्हें फ़िलहाल अपने आप को हील कर लेना चाहिए और वाटर कंट्रोल टेक्निक जो होती है इसे इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता और ना ही तुम इसे बार बार कास्ट कर सकते हो। याद रखना अगर बार बार तुम इसके स्पेल्स को कास्ट करोगे तो फिर इसका असर तुम्हारी बॉडी पे काफ़ी बुरे तरीके से पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर बाहर कोई आ गया था और हमें एक एल्डर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ ही गया तुम सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तभी मिस जू भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और उसके आने से वो कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रही होती। तभी यहाँ पर ये तीनों ही भागे भागे आते हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर हो क्या गया है। तभी वो लड़की ये कहने लगी थी कि ये तो शू फैमिली के एल्डर हैं और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर हैं ये शू फैमिली में। तभी वो दूसरी लड़की शाओसी को बता रही होती है कि मैंने यंग लेडी से ये सुना था कि वेई यिंग की जो पोजीशन है वो काफ़ी वक्त से ऐसे ही खाली पड़ी है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए आए हैं ताकि ज़बरदस्ती उसकी पोजीशन को हासिल कर सकें। मिस जू उसको कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, जिसके चलते उस एल्डर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने लग गया था और इससे इन सभी के कानों में काफ़ी दर्द होने लग जाता है। तो शाओसी ये कहने लगा था कि वाकई में एल्डर जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से ये 4 ग्रेट एल्डर्स में से एक है। इसकी सिर्फ साउंड वेव्स की वजह से ही मोर्टल्स को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जू हाउस के एल्डर आ गए थे और कह रहे होते हैं कि एल्डर शू तुमने यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंटली रिएक्ट करने की कैसे कोशिश की, वो भी मेरे घर के सामने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे वो जो 30 इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं याद रखना मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर मेरा जू हाउस तुम्हारी तरफ एक पूरी की पूरी वॉर ही डिक्लेयर कर देगा। और इस एल्डर को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि तुरंत ही आते ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाते हैं। दोनों के दोनों अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन किससे ज़्यादा सुपीरियर है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कोई तो आता है जो कि इनकी एनर्जी को ख़त्म करता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और एल्डर आ गया था जो कि अभी तो फिलहाल इन सभी से ज़्यादा ही एरोगेंट लग रहा होता है और कह रहा होता है कि बोथ पार्टीज़ को यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों ही शांत हो जाएं, इस मैटर को आराम से भी सुलझाया जा सकता है। मैं मिस्टर शू के पास गया था और मैंने ही कहा कि मिस्टर जू के पास जाके 4th एल्डर की जो चेम्बर है उसके बारे में बात कर लें, तो भला इसमें बुराई ही क्या है। और वैसे भी हमें पब्लिक को सर्व करने के बारे में सोचना चाहिए, तो भला आप दोनों के दोनों इस तरीके से क्यों लड़ रहे हो। तभी वो यहाँ पर आके खड़े हो गए थे। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी और दोनों ही लड़कियाँ काफ़ी ध्यान से इस एल्डर को भी देख रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जू ये कहने लग जाती है कि वैसे जो पर्सन लोगों की वेलफेयर के बारे में बात करता है असल में वो यहाँ पर अपने गेन के बारे में ही सोचता है, ना कि किसी दूसरे के बारे में। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वही फ्लोर पे आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली एल्डर की इंसल्ट भी कर दी थी और ये कह रही होती है कि आखिर दोनों ही अंकल इतने ज़्यादा रूड क्यों हो रहे हैं। साथ ही शुआनशियान सेक्ट का डिसेबल होने के बाद मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फिर फ्यूचर के अंदर मैं पर्पल फॉर्मेशन कैसे खड़ी करूँगी, साथ ही मैं अपने डिसेबल्स को कैसे फेस करूँगी। तभी यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा था वही कहने लग जाता है कि मेरे फादर की जो नीज है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। साथ ही वो एरोगेंटली
ये भी कहने लग जाता है कि 18 ईयर्स की एज में ही तुमने काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन को हासिल किया है, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज़्यादा नॉनसेंस बातें क्यों करती हो लड़की। हालांकि अब ये चीज़ पूरे तरीके से सॉल्व भी नहीं हुई थी, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो सेकंड एल्डर थे उन्हें इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एल्डर्स की आपस में फाइट होने लगी थी, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर एक और एल्डर आ गए थे जो कि कह रहे होते हैं कि मिस्टर शू, आप प्लीज़ अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ फालतू बातें करके क्या ही फ़ायदा होगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिसेस जू के फादर थे, जो कि ये कह रहे होते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों में ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पब्लिक की चीज़ों के बारे में, तो अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर आप पर्सनली आके मुझसे इसके बारे में बात कर लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एल्डर्स आगे की तरफ को आ रहे थे और यहाँ पर शाओसी और दोनों ही लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि कह रही थी कि हमारी एल्डेस्ट लेडी वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी और इम्प्रेसिव है, साथ ही जो इनका ऑरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही यहाँ पर दोनों ही आपस में बातें कर रही होती हैं एल्डर लेडी के बारे में और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी कर रही थी शाओसी। जैसे ही यहाँ पर इन दोनों की तारीफ़ें सुनता है तो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि एल्डर लेडी वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और साथ ही एल्डेस्ट लेडी इस सारे ही मैटर को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि थोड़ा वक्त हो गया था और यहाँ पे दोनों ही एल्डर्स बातचीत करके निकल चुके होते हैं और वो फ़िलहाल अभी जू मेंशन से बाहर जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि मिसेस जू के जो फादर होते हैं वो उससे पूछना चाह रहे थे किसी चीज़ के बारे में और कह रहे थे तो क्या ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं। मिस जू का मूड काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कह रही थी। जिसके साथ ही उसके फादर अब उसे समझाने लग जाते हैं और ये कह रहे थे कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि अभी तुम यंग हो और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। साथ ही उसके फादर ये भी कहने लग जाते हैं उसकी कल्टीवेशन ने भले ही अपने पीक ऑफ 3rd रैंक को हासिल कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करो तो फिर वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। साथ ही में वो यहाँ पर अपने एल्डर्स की तरह भी अच्छा नहीं है। और अगर मैं जूजी शू की बात करूँ तो वो उसके कंपैरिजन में भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि मैं तुमसे फादर होने के नाते सिर्फ एक ही होप करता हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगी। साथ ही यहाँ पर प्रिंसेस भी ये कहने लग जाती कि जैसा कि फ़ादर ने कहा बिल्कुल वैसा ही मैं करने वाली हूँ। तभी उसके फादर खुश होने लग जाते और थोड़ा आसपास देखने के बाद ये कहने लग गए थे कि खैर कल तुमने एक सर्वेंट को जाइंट मैजिक सर्कल के अंदर एंटर करने दिया, आखिर ऐसा क्यों। जिसके साथ ही वो ये भी कि पूछने लग जाते हैं क्या ये बात सच है। तभी यहाँ पर वो अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके फादर को देखते हैं जिन्हें कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा था और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर सर्वेंट्स मौजूद हैं और वो छिप के सब कुछ देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिस यू इन दोनों से ही कहती है कि चलो अब यहाँ पर सारा ही मैटर ख़त्म हो गया है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर रुके कोई भी फ़ायदा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही लड़कियाँ चली गई थी और यहाँ पर शाओसी भी कह रहा होता है कि मिस वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन इस बार मैंने 4th कैबिनेट मिनिस्टर की उस पोजीशन को छोड़ दिया। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियां आपस में बात कर रही थी और कह रही होती हैं कि फॉर्मर टाउन गार्डियन जो है वो कल फाइट करने के लिए जाएगा। तभी यहाँ पर मिस यू ये कहने लग जाती है कि हाँ, और ये जो न्यूज़ है कल पूरे के पूरे जियोन टाउन के अंदर भी फैल जाएगी। वो दोनों ही कहने लग जाती हैं कि हाँ खैर जो भी हो, हमें इससे क्या, ही सब कुछ तो ऐसे ही चलता रहेगा। जिसके साथ ही दोनों लड़कियाँ तो वहाँ से चली गई थी और शाओशी भी कुछ सोचते हुए अपने रूम के अंदर आ जाता है। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि खैर जो कुछ भी हो, अब उस बंदे की प्लेस को कोई भी हासिल करने लगे, मेरा यहाँ पर कोई चांस बनता ही नहीं है। साथ ही अब वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए ये कहने लग गया था कि अब वक्त आ गया है कि मैं भी वापस से बैठकर प्रैक्टिस करने लगूँ। और कह रहा होता है कि वैसे अगर मैं आज की सिचुएशन को जज करूँ तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जू फैमिली भी कुछ ज़्यादा सेफ़ नहीं है और यहाँ पर अगर बाहर के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया तो फिर ऐसे तो ये जू फैमिली को कुछ ही वक्त के अंदर ख़तरे में डाल के सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर जू फैमिली को एक काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि खैर अब इसके अंदर हम क्या ही कर सकते, तो बस अब खुद के ऊपर ध्यान देकर अपनी कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और साथ ही सीनियर सिस्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकूँ। जिसके साथ ही शाओशी अब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी हो चुका था, क्योंकि
उसे अपना फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा होता है। साथ ही वापस से अब वो उसी ट्री को देखने लग गया था जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाने के बाद सिर्फ एक ही लीफ आ पाई थी, लेकिन अब वो लीफ भी वहाँ से टूट कर गिर जाती है। तभी अब उसे देखने के बाद वो ये कहने लग जाता है कि मैंने पूरा 1 घंटा लगा दिया इसको नरिश करने में, इसकी वजह से मुझे कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तभी शाओशी की नज़र पड़ जाती है कि जो ट्री है वो यहाँ पर डैमेज हो रही है और वो जो जितना भी उसने प्लांट को नरिश किया था वो सारी की सारी नरिशमेंट बाहर को निकल के जा रही है। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है इस सारी नरिशमेंट के ऊपर, तभी यहाँ पर वो समझ जाता है कि आखिर इसको कैसे हील करना है और यहाँ पर उसको सोल्यूशन भी मिल चुका था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर किसी अलग तरीके के मेथड के बारे में सोचने लगा था और कह रहा होता है कि अगर इसके अंदर सारी ही एनर्जी को एक पॉइंट पे गैदर कर दिया जाए तो फिर मुझे लग रहा है कि इसका सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर अब मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर खुश होने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो एक शील्ड बना लेता है इस ट्री के अराउंड में और हम देखते हैं कि यहाँ पर शील्ड बनाने के बाद वो उसे वापस से नरिश करने लगा था। इस बार यहाँ पर जो नरिशमेंट थी उसने पूरी की पूरी ट्री के ऊपर न लगा के उस वाले भाग पर लगाई थी जो कि यहाँ पर बुरे तरीके से ख़राब हो रखा था और उसी की वजह से यहाँ पर मेनली जो ट्री को हार्म पहुँच रहा था, जिसके साथ ही अब उसे पूरे तरीके से हील कर देता है। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था क्योंकि ट्री तो सिर्फ हील ही हुई थी, लेकिन इसके अलावा भी इसके ऊपर काफ़ी सारी लीफ वगैरह भी आ जाती हैं, जिससे कि शाओशी काफ़ी ज़्यादा खुश था और अब ये कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी क्योर भी हो जाएगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि लेकिन अगर ये शील्ड खत्म हुई तो फिर इसके साथ साथ इसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा और ये पूरे तरीके से एक अच्छा रिलाय करने वाला ऑप्शन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो उसी फ्रूट को निकाल लेता है जो कि मिस जू ने उसको दिया था। साथ ही उस फ्रूट को लेने के बाद अब वो यहाँ पर मर्ज करने लग जाता है, साथ ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है, जिसके बाद अब काफ़ी सारा स्पिरिचुअल सपोर्ट उसको मिल गया था और इस बार वो ट्री जो थी वो पूरे तरीके से हील होने में कामयाब हो जाती है। साथ ही अब वो ट्री पूरे तरीके से ठीक थी और उसे किसी भी तरीके की शील्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। शाओशी काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन अब वो थक भी जाता है और कह रहा था कि न जाने क्यों जब भी मेरा माना ख़त्म होता है तभी यहाँ पर मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है। वो वहीं पर लेट जाता और कह रहा था कि खैर जो कुछ भी हो मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पीड को रिकवर करना ही होगा, जिसके साथ वो वहीं पर सो जाता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी वक्त गुजर गया था और वो अभी भी ऐसे ही सो रहा होता है। तभी मिस यूए यहाँ पर आ जाती है और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मिस यूए यहाँ पर आती है तभी वो देख रही थी कि शाओशी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी काफ़ी सारी माना का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे कि अब वो होश में आने के हालात में ही नहीं होता। जिसके साथ ही मिस यूए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और साथ ही शाओशी जो कि अभी ड्रीम में होता है उसे कुछ वाटर टपकता हुआ नज़र आ रहा होता है किसी ड्रॉप के थ्रू, जिसके साथ ही असल वर्ल्ड में मिस यूए रो रही थी क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि शाओशी ने हद से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल एक बार से ही कर लिया और साथ ही वो रो रही होती है ये सोच के कि अब ये मर जाएगा और ज़िंदा नहीं बचेगा। तभी यहाँ पर दूसरी लड़की उसे सहारा देने लगी थी, लेकिन इतनी ही देर में शाओशी उठकर बैठ जाता और कह रहा था कि सिस्टर आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रही हैं, मैं एकदम ही ठीक हूँ, आखिर मुझे हुआ ही क्या है। तभी यहाँ पर वो दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि सिस्टर ने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आखिर तुम दूसरे लोगों की बात क्यों नहीं सुनते। तुमने सिस्टर यूए का इकट्ठा करा हुआ सारा का सारा स्पिरिचुअल स्प्रिंग जो कि उन्होंने 1 साल में जमा किया था सभी ख़त्म कर दिया, वो भी एक बारी से। ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। और साथ ही सिस्टर को तो ये लगा कि इतनी पावर को इकट्ठा करने के बाद इसका इस्तेमाल करके तुम्हारी हालत ख़राब हो गई होगी, लेकिन तभी शाओशी उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था कि सिस्टर आप इसके बारे में परेशान ना हो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। तभी वो कह रही होती है कि अच्छी बात है लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी ना करना क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। शाओशी ये कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन करने के बाद ऐसा कुछ होगा। सिस्टर यूए भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। साथ ही अब वो ये कहने लग जाता है कि कुछ भी हो लेकिन मुझे अपने स्पेल्स को कास्ट करना नहीं भूलना है। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि अगर कुछ हो गया तो फिर यहाँ पर सारे के सारे लोग भी परेशान होंगे। हालांकि उसके बाद वो मार्केट आया था टहलने के लिए और साथ ही वो यहाँ पर आसपास वंडर कर रहा होता और कह रहा था कि आजकल दानियों नज़र नहीं आता। जिसके साथ ही उसकी नज़र पड़ जाती है दानियों के ऊपर जो कि अभी यहाँ पर अपना सामान बेच रहा था और बेचारा काफ़ी परेशान भी होता है। जैसे ही वो शाओशी को देखता है तो उसके पास आ गया था और कह रहा होता है कि ब्रदर तुम तो गायब ही हो गए थे। तो शाओशी भी उससे बातचीत करने लगा था और एकदम ही ठीक
होता है, जिसके साथ यहाँ पर एक बंदा जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में सोच रहा था और कुछ कैलकुलेशंस वो लगा रहा होता है। इस बंदे का नाम फेंगरू होता है और वो उसको पहले से ही जानता था, तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि ये जियोन टाउन में क्या कर रहा है। खैर जो कुछ भी हो, लग रहा है कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है और इसे कुछ अर्जेंट सामान भी चाहिए है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ये सामान सेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर सेम जगह से बिलोंग करता हूँ, तो क्यों ना मैं ये लिंग्यू। जिसके बाद वो दानियों को वहीं साइड में ले जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको कुछ सामान दे रहा था और कह रहा होता है कि जाओ जाके इसको सेल करके आ जाओ। और हम देखते हैं कि दानियों काफ़ी ज़्यादा खुशी से वहीं से भागता भागता जा रहा होता है। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।